गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। परफेक्शन आईएएस में आपका स्वागत। मैं सिद्धार्थ कुमार। हम लोग बीपीएससी प्रीलिम्स ओरिएंटेड कुछ क्लास कर रहे हैं और उसी कड़ी में पिछले लेक्चर में मैंने दक्षिणी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपसे चर्चा की थी। मैंने आपको बताया था कि दक्षिणी अमेरिका में किन किन देशों से भूमध्य रेखा गुजरती है, किन किन देशों से मकर रेखा गुजरती है। हम लोगों ने इंडीज पर्वतमाला के विषय में देखा था और देखा था कि संसार का सबसे अधिक लंबाई वाली ये पर्वतमाला टर्शियरी युग की पर्वतमाला, उसके विषय में पढ़ा था और तमाम विशेषताओं को इंडीज पर्वत के विषय में हम लोगों ने पढ़ा था। हम लोगों ने दक्षिणी अमेरिका की अमेजन नदी के विषय में देखा था और देखा था कि इज द लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया रिवर ऑफ द वर्ल्ड, संसार की सबसे बड़ी अपवाह क्षेत्र वाली नदी के रूप में अमेजन और उनकी तमाम विशेषताओं के विषय में पढ़ा। हमने दक्षिणी अमेरिका की जो दूसरी सबसे बड़ी अपवाह क्षेत्र वाली नदी है पराना नदी के विषय में भी पढ़ा था और देखा था कि पराग्वे और उरुग्वे इसकी सहायक नदियां हैं। तीनों नदियों का जल जाकर रियो डी ला प्लाटा की खाड़ी में गिरता है, इसके विषय में हम लोगों ने देखा था। हम ओरनिको नदी के विषय में पढ़ चुके हैं और देखा था कि एंडीज पर्वतमाला से निकलती है, उत्तर दिशा में प्रवाहित होते हुए और कैरेबियन सागर में जाकर गिरती है। ओरनिको की ही एक सहायक नदी है कैरोनी, जिस पर आपने देखा था कि एंजल जलप्रपात विकसित पाया जाता है वेनेजुएला में। आप मैगडेलेना नदी के विषय में पढ़ चुके हैं और देखा था कि यह भी एंडीज पर्वतमाला से निकलती है, उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए कैरेबियन सागर में गिरती है और इसके घाटी क्षेत्र में खनिज तेल के खनन किए जाते हैं। तो ये तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। उसके आगे गौर कीजिए, जब आप वेनेजुएला के तटीय क्षेत्र को देखेंगे तो इस तटीय क्षेत्र में आपको एक लेक दिखाई देगी, एक झील दिखाई देगी। आप यहां देखिए, ये झील आपको दिख रही है। इस लेक को माराकाइबो लेक के रूप में जानते हैं, माराकाइबो झील कहते हैं। कौन सी झील? माराकाइबो, माराकाइबो झील कहा जाता है इसको, माराकाइबो लेक। लेक माराकाइबो, गौर कीजिए। दक्षिणी अमेरिकी देश वेनेजुएला की यह माराकाइबो झील लैगून लेक के रूप में, लैगून झील के रूप में, किस प्रकार की झील है? तो लैगून झील। लैगून झील क्या होती है? ए लेक डेवलप्ड विद द कोस्ट लाइन ऑफ ए कंट्री इज कॉल्ड एज लैगून। किसी भी देश की तट रेखा के साथ अगर झील का निर्माण होता है तो उन झीलों को लैगून झील कहते हैं और वेनेजुएला की तट रेखा उसी के साथ ये माराकाइबो झील विकसित है। सो लेक इज कॉल्ड एज लैगून लेक। लैगून झीलों को ही पश्च झील के रूप में भी जानते हैं, बैक वाटर्स कहा जाता है, पश्च झील कहते हैं। और दक्षिण भारत में, भारत के संदर्भ में अगर जाने तो दक्षिण भारत में इस प्रकार की झीलों को कयाल के रूप में हम जानते हैं। कयाल, पहले भी कई जगह प्रीलिम्स में यह प्रश्न आ चुके। दक्षिण भारत की लैगून झीलों को क्या कहा जाता? तो कयाल कहते हैं। लेक माराकाइबो इज ए लैगून लेक ऑफ साउथ अमेरिकन कंट्री वेनेजुएला। दक्षिणी अमेरिकी देश वेनेजुएला की यह लैगून झील है माराकाइबो। Lake is significant for mining of petroleum in world in South America। यह जो झील है माराकाइबो संसार में, दक्षिणी अमेरिका में खनिज तेल खनन के लिए जानी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें आप। दक्षिणी अमेरिकी देश वेनेजुएला और वेनेजुएला की माराकाइबो झील संसार में खनिज तेल खनन के लिए महत्वपूर्ण। और इतना अधिक खनन है, पेट्रोलियम माइनिंग रहा है इस लेक से कि वेनेजुएला की इकोनॉमी इसी पर डिपेंड करती है। वेनेजुएला संसार के तेल निर्यातक देशों ओपेक का भी लंबे समय तक सदस्य रहा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इस झील से तेल खनन के कारण, तो आपको माराकाइबो झील ध्यान में रखना है, पेट्रोलियम लेक के रूप में जानी जाती है। वेनेजुएला की ये लेक है। लिसन, ध्यान दीजिए। दक्षिणी अमेरिका को अगर आप देखें तो वहां की क्लाइमेट और वेजिटेशन के विषय में हम लोग चर्चा करते हैं।
गौर कीजिए, आप ये जान चुके हैं कि दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी भाग से भूमध्य रेखा गुजरती है और भूमध्य रेखा इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील 3 देशों से गुजरती है। तो दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी भाग की जलवायु इक्वेटोरियल मानी जाती है, भूमध्य रेखीय जलवायु मानी जाती है। किस प्रकार की जलवायु? भूमध्य रेखीय जलवायु। ठीक है, एज इक्वेटर इज पासिंग थ्रू नॉर्दर्न पार्ट ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। भूमध्य रेखीय जलवायु की क्या विशेषता है? इक्वेटर के समीप, भूमध्य रेखा के निकट संसार में कहीं भी सूर्य की किरणें सालों भर वर्टिकल है, लंबवत है, और जिन क्षेत्रों में सूर्य की किरणें लंबवत होती है वहां पर तापमान की अधिकता पाई जाती है। तो दक्षिणी अमेरिका के इस भाग में तापमान की अधिकता है, और पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था कि यहां पर एक नदी प्रवाहित होती है, अमेजन दक्षिणी अमेरिका की इक्वेटोरियल रिवर है, तो आप जानते हैं। तो तापमान भी अधिक है और संसार की सबसे बड़ी अपवाह क्षेत्र वाली नदी का यह क्षेत्र है जिसे अमेजन कहते हैं। तो वातावरण में आर्द्रता भी अधिक होगी। इस क्षेत्र की जलवायु कैसी है? तो उष्णाद्र प्रकार की है, हॉट एंड ह्यूमिड टाइप ऑफ क्लाइमेट है, उष्णाद्र जलवायु। इस क्षेत्र में प्रतिदिन दोपहर के पश्चात मूसलाधार वर्षा होती है। संसार के भूमध्य रेखीय प्रदेश किसी भी महाद्वीप में हो, दे आर एरिया ऑफ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, वो उष्ण और आर्द्र जलवायु के क्षेत्र होते हैं। प्रतिदिन दोपहर के पश्चात मूसलाधार वर्षा के क्षेत्र होते हैं, एंड सच टाइप ऑफ रेन इज नेम्ड एज कन्वेक्शनल टाइप ऑफ रेन। इसे संवाहनिक प्रकार की हम वर्षा कहते हैं, संवाहनिक वर्षा। फॉलो किया? तो दक्षिणी अमेरिका का यह भूमध्य रेखीय क्षेत्र संवाहनिक वर्षा का प्रदेश है, कन्वेक्शनल टाइप ऑफ रेन है, प्रतिदिन दोपहर के पश्चात मूसलाधार वर्षा का यह क्षेत्र। तो तापमान भी उच्च है और वर्षा की मात्रा भी अधिक है इस क्षेत्र में, और सालों भर यह स्थिति कायम है। इस जलवायु परिस्थिति का यहां की वनस्पति पर प्रभाव पड़ेगा, नेचुरल वेजिटेशन पे प्रभाव पड़ेंगे, प्राकृतिक वनस्पतियों पर इसके प्रभाव देखने को मिलेंगे। गौर कीजिए आप, दक्षिणी अमेरिका में ये देखिए इक्वेटर, और इक्वेटर के निकट का यह क्षेत्र इक्वेटोरियल क्लाइमेट का एरिया, सालों भर तापमान की अधिकता, प्रतिदिन दोपहर के पश्चात मूसलाधार वर्षा, संवाहनिक प्रकार की वर्षा। उसका परिणाम क्या होता है? यहां पर सघन वन पाए जाते। इट इज एन एरिया ऑफ इक्वेटोरियल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, भूमध्य रेखीय सदाबहार वर्षा वन का यह क्षेत्र है। और आप अगर ध्यान दें तो इस वर्षा वन को दक्षिणी अमेरिका में एक विशिष्ट नाम से जाना जाता है। इस वर्षा वन को, गौर कीजिए, इस वर्षा वन को जो इक्वेटोरियल रीजन में है, दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी भाग में दिखाई दे रहे हैं, तापमान की सालों भर अधिकता है, प्रतिदिन दोपहर के पश्चात मूसलाधार वर्षा का यह क्षेत्र है, अमेजन नदी घाटी का क्षेत्र है। इस वन को सेलवास के नाम से हम जानते हैं, सेलवास। ओके, सो सेलवास इज एन इक्वेटोरियल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका का भूमध्य रेखीय वर्षा वन है सेलवास। कहां पर है? अमेजन नदी घाटी क्षेत्र में ये सेलवास के वन पाए जा रहे हैं। क्या फीचर्स है इस फॉरेस्ट के? यहां पर जो वृक्ष पाए जाते हैं, दे आर एवरग्रीन टाइप, सदाबहार प्रकार के वृक्ष, यानी वृक्षों की पत्तियां एक साथ नहीं गिरती, पत्तियां जर्ण शर्ण होती रहती है, गिरती रहती है, और नई पत्तियों का आगमन भी होता रहता है वृक्षों पर। सो सदैव हरे भरे दिखाई देते, सदाबहार किस्म के वृक्ष है, कठोर लकड़ियों के वृक्ष है,
वृक्षों की ऊंचाई अधिक होती है इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में वृक्षों की ऊंचाई अधिक पाई जाती, ऊंचे ऊंचे वृक्ष है, कठोर लकड़ियों के वृक्ष है, सदाबहार प्रकार के वृक्ष है, सदाबहार वन है ये। इन वनों के वृक्षों के ऊपर इपीफाइट्स पाए जाते हैं, इपीफाइट्स, अधिपादप पाए जाते हैं। अब देखिए इपीफाइट्स क्या होते हैं। वैसे प्लांट्स जो ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए दूसरे प्लांट का सपोर्ट लेते हैं, सहारा लेते हैं। आपने लताओं को देखा होगा, लियानास। ये लताएं वृक्षों पर चढ़ जाती हैं और उनका सपोर्ट लेकर ये विस्तृत होती है, फैलती। सेलवास वन, दक्षिणी अमेरिका के इस सेलवास वन में जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट के रूप में अमेजन नदी घाटी क्षेत्र में है, वृक्षों की सघनता है, वृक्षों की विविधता है, विविध प्रकार के वृक्ष एक ही जगह पाए जाते। केवल सेलवास फॉरेस्ट की बात नहीं, संसार में जितने भी इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है सभी जगह कठोर लकड़ियों के वृक्ष है, ऊंचे ऊंचे वृक्ष है, वृक्षों पर लियानास है, इनकी कैनोपी, वितान आपको देखने को मिलती है। इपीफाइट्स के प्रदेश कहलाते। पहले भी प्रीलिम्स में एक बार प्रश्न आ चुका है कि संसार का कौन सा प्रदेश अधिपादप का प्रदेश होता है, तो इक्वेटोरियल रीजन को माना जाता है, रीजन ऑफ एपिफाइट्स, अधिपादप का प्रदेश माना जाता है। इस सेलवास फॉरेस्ट को रबड़ के पौधों का जन्म स्थल माना जाता है। इज द नेटिव प्लेस ऑफ प्लांट रबर इन वर्ल्ड। रबर के पौधे का जन्म स्थल है यह सेलवास वन। यहीं पर दक्षिणी अमेरिका के इसी क्षेत्र में सर्वप्रथम संसार में रबर के पौधों का जन्म होता है और उस पौधे को यहां पर एक स्थानीय नाम दिया गया है। क्या? काहुचू कहते हैं। काहुचू। काहुचू इज द लोकल नेम ऑफ प्लांट रबर इन ब्राजील। दक्षिणी अमेरिका के ब्राजील में रबड़ के पौधे का मूल स्थान है, स्थानीय नाम है काहुचू। और इसका जो अर्थ होता है वो होता है वृक्षों के आंसू, टीयर्स ऑफ ट्रीज। आपको ज्ञात होगा कि रबड़ के जो वृक्ष है उनके ऊपरी सतह को कट किया जाता है और उनसे जो लेटेक्स प्राप्त होते हैं उनको फ्रीज करके, जमा करके और तब रबड़ तैयार किए जाते, प्राकृतिक रबड़ बनाए जाते। सो सेलवास फॉरेस्ट, सेलवास वन रबड़ के पौधों का जन्मस्थल माना जाता है, मूल स्थान माना जाता है। इज एन इक्वेटोरियल फॉरेस्ट ऑफ अमेजोनिया बेसिन ऑफ साउथ अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका के अमेजन नदी घाटी क्षेत्र का भूमध्य रेखीय वर्षा वन। तो बहुत सारी चीजों को यहां पर हमने देखा। दक्षिणी अमेरिका में इक्वेटोरियल क्लाइमेट कहां पर है वो हमने देखा, किस प्रकार के वेजिटेशन है उसके विषय में हमने पढ़ा। अब आप गौर करें, ये मान लीजिए कि 0 डिग्री है, यहां आप मान लीजिए कि 10 डिग्री नॉर्थ का एरिया है, यहां आप मान लीजिए कि 10 डिग्री साउथ का एरिया। सो बिटवीन 10 डिग्री नॉर्दर्न एंड 10 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड्स, 10 डिग्री उत्तरी और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य, जहां पर सूर्य की किरणें सालों भर वर्टिकल है, प्रतिदिन दोपहर के पश्चात मूसलाधार वर्षा दिखाई देती है, यहीं पर इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है, भूमध्य रेखीय वन पाए जाते हैं, विषुवत रेखीय वन पाए जाते हैं। इस वन में वृक्षों की विविधता है, ऊंचे ऊंचे वृक्ष है, वृक्षों पर विविध प्रकार की लताएं फैली होती है, अलग अलग वृक्षों के वितान पाए, कैनोपी पाए जाते हैं। और यही सेलवास फॉरेस्ट का एरिया, सेलवास फॉरेस्ट का एरिया, सेलवास वन का क्षेत्र है। कौन सी नदी? अमेजन, अमेजन नदी का यह क्षेत्र। और इसी क्षेत्र में रबड़ के प्लांट का उद्भव, जन्म माना जाता है, जिसे काहुचू के रूप में जानते हैं। अब गौर कीजिए, इक्वेटर पर सबसे ऊंचे वृक्ष है। जैसे जैसे इक्वेटर से हम दूर होते हैं तापमान कम होने लगेगा,
वर्षा की मात्रा कम होने लगेगी और तापमान और वर्षा की मात्रा कम होने का परिणाम स्वतः प्राकृतिक वनस्पतियों पर दिखाई देगा, नेचुरल वेजिटेशंस पे दिखाई देगा। अब यहां से 10 डिग्री से 20 डिग्री लैटिट्यूड्स के बीच में, 10 डिग्री से 20 डिग्री लैटिट्यूड्स के बीच में आपको वर्ल्ड में ट्रॉपिकल ग्रासलैंड देखने को मिलेंगे, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर दोनों में। क्या फीचर्स है उष्णकटिबंधीय घास के इन मैदानों का? घासें लंबी होंगी, मोटी होंगी, कड़ी होंगी, 4-4, 5-5 मीटर तक इनकी हाइट देखने को मिलेगी, इतनी लंबी मोटी कड़ी घासों के रूप में ये क्षेत्र। Between 10 to 20 degree latitudes, between 10 to 20 degree latitudes in both the hemisphere, northern and southern area are of tropical grassland, tropical grassland उष्णकटिबंधीय घास के मैदानी क्षेत्र होते हैं। दक्षिणी अमेरिका में भी, दक्षिणी अमेरिका में भी यहां पर हमने देखा था अमेजन वन है, अमेजन फॉरेस्ट है, यहां पर हमने देखा था सेल्वास फॉरेस्ट है, सेल्वास फॉरेस्ट है, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट का ये एरिया। इस इक्वेटोरियल फॉरेस्ट के नॉर्थ और यहां पर साउथ, यहां नॉर्थ, यहां पर नॉर्थ और यहां पर साउथ में यहां पर ग्रासलैंड है, घास भूमि। और इस ग्रासलैंड को अगर आप देखें तो यह वेनेजुएला का क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है। वेनेजुएला में इस ग्रासलैंड को लानोस के नाम से जानते हैं, लानोस, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में अगर आप आए तो ब्राजील में एक ग्रासलैंड है और इस ग्रासलैंड को कैंपोस कहा जाता है। ओके, सो लानोस एंड कैंपोस आर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ऑफ साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। लानोस इज लोकेटेड इन कंट्री वेनेजुएला, वेयरएज कैंपोस इज लोकेटेड इन कंट्री ब्राजील। दोनों उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, एक जहां दक्षिणी अमेरिका के वेनेजुएला में स्थित है, दूसरा वही दक्षिणी अमेरिका के ब्राजील में आपको दिखाई देता है। बट बोथ आर लोकेटेड बिटवीन 10 to 20 डिग्री लैटिट्यूड्स, दोनों 10 से 20 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। और इस प्रकार का ग्रासलैंड अगर अफ्रीका में है, देन दैट इज नेम्ड एज सवाना। So Llanos and Campos are savanna type of grassland, tropical grassland. और बीपीएससी प्रीलिम्स में एक बार प्रश्न पूछा गया था कि विच वन ऑफ द रीजन इज कॉल्ड एज बिग गेम कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, कौन सा ऐसा प्रदेश है जो संसार के विश्व की शिकार भूमि के रूप में प्रसिद्ध, विश्व की शिकार भूमि कहलाता। Tropical grassland of the world, tropical grassland of the world are named as big game country of the world. संसार के उष्णकटिबंधीय घास के मैदानी क्षेत्रों को विश्व की शिकार भूमि कहा जाता, और स्पेशली अफ्रीका में जो सवाना ग्रासलैंड है। तो लानोस और कैंपोस ये सवाना प्रकार के घास के मैदान हैं और घासें लंबी है, कड़ी है, मोटी। एक जहां वेनेजुएला में है, दूसरा आपको ब्राजील में दिखाई देता है, ठीक है। तो ये भूमध्य रेखीय वन का क्षेत्र है, ये उष्णकटिबंधीय लानोस घास का क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है वेनेजुएला में, और यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कैंपोस घास का क्षेत्र ब्राजील में। यह रबड़ के पौधे का मूल स्थान है और सेल्वास फॉरेस्ट के रूप में यह जाना जाता है। तो सेल्वास, लानोस और कैंपोस ये आपको दिखाई दे रहा है। लिसन, ध्यान दीजिए, जब आप दक्षिणी अमेरिका को देखेंगे तो यहां पर ये अर्जेंटीना और उरुग्वे का क्षेत्र है, यहां भी ग्रासलैंड है, यहां भी घास के मैदान। इस ग्रासलैंड को पंपास के नाम से जाना जाता है, पंपास।
लेकिन ये ट्रॉपिकल नहीं है, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं, उस प्रकार का नहीं है जैसे हमने वेनेजुएला में लानोस को देखा, ब्राजील में कैंपोस को देखा। ये उनसे भिन्न है। इस ग्रासलैंड का जो क्षेत्र आपको दिखाई देगा वो 30 to 45 डिग्री के बीच का दिखाई देगा, और ये ग्रासलैंड का एरिया बनता है, ये ग्रासलैंड का एरिया बनता है। सो बिटवीन 30 to 45 डिग्री लैटिट्यूड्स and central part of a continent are area of temperate type of grassland। संसार में कहीं भी 30 से 45 डिग्री अक्षांशों के बीच में और महाद्वीपों के मध्यवर्ती भाग वो ग्रासलैंड के रूप में विकसित होते हुए दिखाई देते। और कैसे? तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, टेम्परेट टाइप ऑफ ग्रासलैंड। क्या फीचर्स है? यहां की घास छोटी होगी, घासें मुलायम प्रकृति की होंगी, और उन घासों के सड़ने गलने के कारण, डिकम्पोजिशन के कारण उपजाऊ ह्यूमस प्रधान काली मिट्टी का विकास देखने को मिलेगा। पंपास इज द टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ साउथ अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका के ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। ग्रासलैंड इज लोकेटेड इन कंट्री अर्जेंटीना एंड उरुग्वे। अर्जेंटीना और उरुग्वे में अवस्थित घास का यह मैदानी क्षेत्र। देखिए, क्लाइमेट टेम्परेट है, घासें छोटी और मुलायम प्रकार की हैं, इनके सड़ने गलने के कारण उपजाऊ काली मिट्टी का विकास। तो जलवायु भी उपयुक्त है, उपजाऊ मिट्टी पाई जा रही है। इस कारण से यह संसार में गेहूं की कृषि का प्रदेश बन जाता है। गेहूं की कृषि का प्रदेश बन जाता है। सो टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड, कई सारे ग्रासलैंड विश्व में आपको दिखाई देंगे। प्रेरी इन नॉर्थ अमेरिका, पंपास इन साउथ अमेरिका, डाउन्स इन ऑस्ट्रेलिया, स्टेपी इन यूरेशिया एंड वेल्ड इन साउथ अफ्रीका। तो अलग अलग महाद्वीपों में अलग अलग नामों से जाने वाले ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान दक्षिणी अमेरिका में पंपास के नाम से जाने जाते। दे ऑल आर एरिया ऑफ कॉमर्शियल व्हीट कल्टीवेशन। ये सारे क्षेत्र संसार के, प्रेरी हो, पंपास हो, डाउन्स हो, वेल्ड हो, स्टेपी हो, सब में गेहूं की व्यापारिक कृषि की जाती है। एंड दिस इज द रीजन व्हाई टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड आर कॉल्ड एज ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। और यही कारण है कि इन शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को संसार की रोटी की टोकरी कहा जाता है। संसार की रोटी की टोकरी, ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड के रूप में हम जानते हैं। ओके, तो बहुत सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने देखा। यहां पर हमने देखा कि सेल्वास फॉरेस्ट पाए जाते हैं, यहां पर हमने देखा कि लानोस ग्रासलैंड है वेनेजुएला में, यहां पर हमने देखा कि कैंपोस ग्रासलैंड है ब्राजील में, और यहां पर हमने देखा कि अर्जेंटीना और उरुग्वे के टेम्परेट ग्रासलैंड है जिसे हम पंपास के रूप में जानते हैं। तो ये पंपास का क्षेत्र है दक्षिणी अमेरिका में, ये कैंपोस का क्षेत्र है दक्षिणी अमेरिका में, ब्राजील का इलाका। यहां पर ये सेल्वास फॉरेस्ट का क्षेत्र है, सेल्वास वन का क्षेत्र है। और यहां पर हमने देखा कि यहां पर लानोस ग्रासलैंड पाए जाते, घास के मैदान पाए जाते। और हमने कहा था कि लानोस और कैंपोस ये दोनों क्या है? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। लेकिन पंपास क्या है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान दक्षिणी अमेरिका में। ठीक है, लिसन, दक्षिणी अमेरिका को अगर आप देखें तो दक्षिणी अमेरिका में आप नॉर्दर्न चिली को अगर आप देखें, उत्तरी चिली को अगर आप देखें, तो ये एक डेजर्ट का इलाका है, एक मरुस्थल है। और इस मरुस्थल को कहते हैं अटकामा मरुस्थल, अटकामा डेजर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए। अटकामा इज द ट्रॉपिकल डेजर्ट, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है, located in northern part of Chile, चिली के उत्तरी भाग में। And all the tropical desert of the world are located between 20 to 30 degree latitude and in western margin of the continent।
किसी भी महाद्वीप को अगर आप ले लें और उस महाद्वीप के 20 से 30 डिग्री अक्षांशीय क्षेत्रों में आप आ जाएं और उनके पश्चिमी भाग में आप आ जाएं तो आपको वहां मरुस्थल ही मिलेगा। यहां भी देखिए वेस्टर्न मार्जिन में है, पश्चिमी भाग में है चिली के, उत्तरी चिली के मरुस्थल अटकामा। संसार में उस मरुस्थलों के विकास के दो कारण होते हैं, एक तो स्टर्लीज होता है, पूर्वा पवन होती है। अब ये देखिए पूर्वा पवन पूरब से पश्चिम की ओर जा रही है, पूर्वी भाग में वर्षा करेगी, पश्चिम जाते जाते ये जलवाष्प रहित हो जाएगी और सालों भर प्रवाहित हो रही है, तो यहां पर वर्षा नॉमिनल होगी। ठीक है, यही अटकामा मरुस्थल जो संसार के उस मरुस्थल में से है, शुष्क मरुस्थल में से है, उसमें और शुष्कतम मरुस्थल में से है, बहुत कम वर्षा वाला क्षेत्र है। संसार में कॉपर और नाइट्रेट खनन के लिए जाना जाता और यहां पर जो वेजिटेशन है ये जीरोफाइट क्या है, यहां की वनस्पतियां, उनकी जड़ें लंबी होंगी, उनकी पत्तियां नुकीली होंगी और कांटेदार होंगी। तो बहुत सारी चीजों पे हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। हमने ये देखा कि सेलवास क्या है, हमने ये पढ़ा कि लानोस किसे कहते हैं, कैंपोस किसे कहते हैं, पंपास के विषय में आपने जाना। ये अटकामा डेजर्ट देखा कि लोकेटेड इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इन सारे बिंदुओं को आपको ध्यान में रखना है। फिर हम लोग कुछ और चीजों पर चर्चा करेंगे जो अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। धन्यवाद, थैंक यू।